सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। स्टूडेंट्स, आप सभी की क्वेरी थी कि सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट का पेपर है 14 दिसंबर को, सर अभी तक पीवाईक्यू नहीं आया। तो लिए आ चुके हैं हम आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर पूछे हैं, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को एक दिशा दे सकते हैं। हाँ, तैयारी को दिशा तो आप दे सकते हैं केवल पीवाईक्यू सॉल्व करके, लेकिन अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो फिर आपको सारथी बैच ज्वाइन करना होगा। अगर आपने अभी तक सारथी बैच नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया इस वीडियो के, टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से सारथी को ज्वाइन करिए। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दिया गया है सारथी फॉर बीकॉम 5th सेमेस्टर का, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अभी एक सेमेस्टर और आपका बचा हुआ है, तो आपकी जो भी फर्दर कम्युनिकेशन होंगी हमारे टारगेट सेमेस्टर के साथ, टारगेट गुरुकुल के साथ, वो सारी की सारी कम्युनिकेशन उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए होने वाली है। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ सारथी को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारथी में ही वो ताकत है जो आपको सेमेस्टर एग्जाम में टॉप करा सकता है, सेमेस्टर एग्जाम की आपकी नैया को पार लगा सकता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी शेयर्स आर आल्सो कॉल्ड एज, साधारण अंश को किस रूप में जानते हैं? तो ऑर्डिनरी शेयर्स यानी साधारण अंश को हम इक्विटी शेयर्स यानी कि समता अंश के रूप में जानते हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स भी कहते हैं, या हिंदी में साधारण अंश को हम समता अंश भी कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपसे नहीं मतलब आपके सीनियर से पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन, द मैक्सिमम अमाउंट विथ विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड, वह अधिकतम राशि जिसके साथ कंपनी पंजीकृत होती है वो कहलाती है। मतलब जब कंपनी रजिस्टर होती है ना, तो कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट होता है ना, इसमें 6 क्लॉजेस होते हैं, जिसमें से एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज। आपने पढ़ा होगा इससे पहले कभी ना कभी। ये जो कैपिटल क्लॉज होता है ना, इसमें कंपनी को लिखना होता है अपना मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कंपनी अपनी जिंदगी में इशू कर सकती है। हालांकि ये ऑल्टरेबल होता है, कंपनी चाहे उसको बदल सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, कंपनी जब की सेक्शन 13 के हिसाब से इस कैपिटल क्लॉज को बदला जा सकता है, पूरे मेमोरेंडम को ही बदला जा सकता है। तो समझने की बात क्या है, जब कंपनी रजिस्टर होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो इनकॉर्पोरेट होने से पहले उसके कुछ चार्टर डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे उसमें से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, और इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में टोटल 6 क्लॉजेस होते हैं। इन 6 क्लॉजेस में से एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज, और इस कैपिटल क्लॉज में कंपनी को लिखना होता है अपना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, जिसको हम कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहते हैं। इसके और भी नाम है, इसको हम रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कहते हैं, और इसको हम लोग नॉमिनल शेयर कैपिटल भी कहते हैं, यानी नाम मात्र अंश पूंजी के नाम से भी इसको जानते हैं, पंजीकृत अंश पूंजी के नाम से भी जानते हैं इसको, और अधिकृत अंश पूंजी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, जो आपका मैक्सिमम अमाउंट है शेयर कैपिटल का, वो कंपनी के कैपिटल क्लॉज में, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है, और वहां पे साफ साफ लिखा होता है कि कंपनी इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती है। अब ये जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इसके 2 और नाम है, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल यानी पंजीकृत अंश पूंजी, और नॉमिनल शेयर कैपिटल यानी नाम मात्र अंश पूंजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज, किसी सार्वजनिक कंपनी के मामले में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो अगर आपको एक पब्लिक कंपनी खोलनी है, आप बचपन से क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए आपकी कंपनी में। कितने? कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए। और अगर वहीं आप प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हैं, आप एक निजी कंपनी खोलना चाहते हैं, तो प्राइवेट कंपनी के केस में आपके कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स हो सकते हैं। और यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम पे भी लिमिट होता है कि मैक्सिमम निजी कंपनी में यानी प्राइवेट कंपनी में 200 तक मेंबर्स हो सकते हैं। हालांकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम पे तो लिमिट है कि कम से कम 7 होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप जितना चाहें उतने मेंबर्स पब्लिक कंपनी में बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है, उसमें 35 लाख से अधिक शेयर होल्डर्स हैं, वो करोड़ों में भी हो सकते हैं, 100 करोड़ भी हो सकते हैं। देयर इज नो एनी लिमिट इन द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, चलिए याद रखिएगा कि एक जो पब्लिक कंपनी होती है उसको खोलने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, और एक जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए। हालांकि प्राइवेट कंपनी में 200 तक हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। एक और क्वेश्चन आता है कि अगर कंपनी 1 पर्सन कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट की जाए, अगर कंपनी 1 पर्सन, एक व्यक्ति कंपनी के रूप में बनाई जाए, तो मिनिमम कितने होने चाहिए? तो मिनिमम 1 मेंबर होना चाहिए। और याद रखिएगा, 1 पर्सन कंपनी में मैक्सिमम भी एक ही हो सकता है, यानी 1 पर्सन कंपनी में एक ही इंसान होगा, मिनिमम भी एक है, मैक्सिमम भी एक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया था, मतलब आपके सीनियर से, द फोरफीटेड शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट, जो शेयर्स फोरफीट हो जाते हैं। शेयर्स फोरफीट करने का मतलब क्या है? कंपनी शेयर इशू करती है, आपने शेयर का एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया, या फिर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। मतलब कंपनी ने आपसे पैसा मांगा कि भाई देखो शेयर हमने किस्तों में इशू किया है, मैं आपको पैसा आपसे बार बार मांगूंगी। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए हमने एप्लीकेशन में मांग लिया, 3 रुपए हम अलॉटमेंट में मांगने वाले थे, 2 रुपए हम मांगने वाले थे अपने फर्स्ट कॉल पे, और 1 रुपए हम सेकंड कॉल पे मांगने वाले थे। अगर कंपनी को शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है, पैसा बार बार मांगती है, कंपनी नहीं देता है, तो फिर कंपनी शेयर होल्डर को फाइनली 14 दिन का नोटिस देती है। कितने दिन का? 14 डेज का नोटिस देती है। कहती है बेटा अब दे दो, नहीं तो तुम्हारा शेयर फोरफीट कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? शेयर फोरफीट कर लिया जाएगा। फोरफीट मतलब शेयर को जब्त कर लिया जाएगा। अब शेयर का जो पैसा है जो आपने दिया है पहले, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एप्लीकेशन का 3 रुपए दिया था और अलॉटमेंट का 2 रुपए दिया था, तो ये जो मेरा 5 रुपया है कंपनी जब्त कर लेगी और मेरा शेयर जो है उसकी ओनरशिप भी कैंसिल कर देती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। और जो शेयर्स फोरफीट होते हैं उनको कंपनी दोबारा मार्केट में इशू भी कर सकती है। जब फोरफिटेड शेयर्स को कंपनी मार्केट में दोबारा इशू करती है तो उसको हम कहते हैं री इशू ऑफ शेयर्स, यानी अंशों का पुनर्निर्गमन। जो अंशों का पुनर्निर्गमन होता है वो डिस्काउंट पे भी हो सकता है, पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है। मतलब अगर आप शेयर्स एक बार फोरफीट कर लिए, उसको रीइशू करना चाहते हैं तो रीइशू पार पे भी कर लीजिए, एग्जैक्टली फेस वैल्यू पे, प्रीमियम पे कर लीजिए, मोर देन फेस वैल्यू पे, या फिर फेस वैल्यू से कम पे कर लीजिए, डिस्काउंट पे कर लीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, जब कंपनी शेयर इशू करती है ना तो सेक्शन 53 कहता है कि आप शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब कंपनी शेयर्स री इशू करती है ना तो कंपनी डिस्काउंट पे भी री इशू कर सकती है। यहां से क्वेश्चन आता है कि कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स ऑन डिस्काउंट बट कंपनी कैन इशू शेयर्स, री इशू शेयर्स ऑन डिस्काउंट। यानी कंपनी इशू नहीं कर सकती है शेयर्स को डिस्काउंट पे, क्योंकि सेक्शन 53 ऑफ कंपनी जब सीधे सीधे मना करता है कंपनी को। लेकिन अगर री इशू करना चाहे, पुनः जारी करना चाहे तो जारी कर सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ देम। ये प्रीमियम पे भी कर सकती है, पार पे भी कर सकती है, डिस्काउंट पे भी कर सकती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नॉमिनल शेयर्स कैन बी इशूड एट, सॉरी नॉर्मल शेयर्स पूछा गया, सामान्य अंश यानी नॉर्मल शेयर्स किस पे इशू किए जा सकते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश में कंपनीज एक्ट 2013 से पहले, यानी कंपनी अधिनियम 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, यानी कंपनी अधिनियम 1956 हुआ करता था। जब कंपनी अधिनियम 1956 हुआ करता था तब शेयर्स को डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता था। लेकिन जब से कंपनी एक्ट 2013 आया है तो मना कर दिया गया है। ये कहा है कि भाई अब हमारे जो शेयर्स हैं वो या तो पार पे इशू होंगे या तो प्रीमियम पे इशू होंगे, इशू डिस्काउंट पे नहीं होंगे। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सेक्शन 54 के हिसाब से स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को इशू करना चाहती है तो वो डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों कि जब भी कंपनी शेयर्स, नॉर्मल शेयर्स इशू करेगी, यानी जो साधारण शेयर्स हैं, वो स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं होने चाहिए, वो फोरफिटेड शेयर्स नहीं होने चाहिए। फोरफिटेड और स्वेट इक्विटी शेयर्स तो डिस्काउंट पे इशू हो जाएंगे। इसीलिए देखिए क्वेश्चन बड़ा सटीक तरीके से पूछा गया, बड़ा एक्यूरेसी के साथ पूछा गया। हालांकि आपकी यूनिवर्सिटी ऐसे क्वेश्चन पूछती नहीं है, बड़ी सटीक तरीके से यूनिवर्सिटी ने पूछा कि जो नॉर्मल शेयर्स होते हैं, जो सामान्य अंश होते हैं, वो आप केवल पार और प्रीमियम पे जारी कर सकते हैं। हालांकि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ शेयर है, और जो आपके फोरफिटेड शेयर्स होते हैं उनको आप रीइशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे नहीं हो सकता है। कौन मना करता है? सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, the portion of the authorized capital which can be called up only on the liquidation of the company is called। अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे केवल कंपनी के परिसमापन पर ही वापस किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है, वो कहलाता है। ध्यान से, कंपनी जब रजिस्टर होती है तो उसके कैपिटल क्लॉज में ऑथोराइज शेयर कैपिटल की बात लिखी होती है। वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होता है जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू करती है। अब ये पूछा गया है यहां पे कि भाई देखो, हम उस कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं जो आप ऑथोराइज कैपिटल की बात कर रहे थे। हम ऑथोराइज कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑथोराइज कैपिटल के उस हिस्से की बात कर रहे हैं, ऑथोराइज कैपिटल के उस पार्ट की बात कर रहे हैं जो कंपनी केवल तब मंगा सकती है जब कंपनी बंद हो रही है, यानी कंपनी बंद होने से पहले नहीं मंगा सकती है। उसे हम कहते हैं रिजर्व शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? रिजर्व शेयर कैपिटल
संचय पूंजी। याद रखिएगा, जो शेयर कैपिटल, जो अंश का पैसा कंपनी केवल बंद होते समय मंगा पाए उसे हम रिजर्व शेयर कैपिटल, इसका नाम ही है रिजर्व, यानी एक ऐसा शेयर कैपिटल जिसको रिजर्व कर दिया गया है, कंपनी रख दी है बचा के। और कहिए भाई जब हम अपने बंद हो जाएंगे, जब हमारी एकदम ड्रास्टिक कंडीशन आ जाएगी, बिल्कुल एडवर्स कंडीशन आ जाएगी कंपनी की, तो उस केस में हम इस रिजर्व शेयर कैपिटल को यूज करेंगे ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ, जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है, जो अंश आवेदन खाता होता है, वो कौन सा खाता होता है? तो भाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पर्सन्स को डिनोट करता है। शेयर्स के लिए अप्लाई कौन करता होगा? पर्सन्स। अब वो पर्सन्स या तो आर्टिफिशियल हो सकते हैं, कोई कंपनी भी शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकती है भाई, या तो वो शेयर्स इंडिविजुअल कैपेसिटी में नेचुरल पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन का जो अकाउंट होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा। पर्सनल में क्यों पर्सनल अकाउंट होगा? क्योंकि जो शेयर एप्लीकेशन दे रहा होगा वो या तो नेचुरल पर्सन होगा या तो वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा। याद रखिएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक व्यक्तिगत खाता होता है। एंड व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, जो प्राप्त करता है उसे डेबिट करो, एंड क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है, जो देता है उसको क्रेडिट करो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन शेयर्स आर फोरफिटेड, जब अंश जब्त कर लिए जाते हैं तो पूंजी खाते से डेबिट किया जाएगा। व्हेन शेयर्स आर फोरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ। जो हमारे सारथी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि भाई देखो, जब भी कंपनी शेयर फोरफिट करेगी तो एक एंट्री पास होती है। वो एंट्री मैंने रटवा दिया है सारथी के स्टूडेंट्स को, कई बार बताया है। और उस एंट्री में किस पर्टिकुलर चीज में किस अमाउंट को डेबिट किया जाता है, कितना अमाउंट डेबिट होता है, वो भी मैंने आपको बताया है। अब ध्यान से समझिएगा, आपको भी बता देते हैं। जब भी कंपनी शेयर्स फोरफिट करेगी ना तो एक एंट्री पास होती है। कौन सी एंट्री होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ध्यान से, जो शेयर कैपिटल अकाउंट यहां पे डेबिट होता है ना, ये कॉल्ड अप फेस वैल्यू से होता है। किससे होता है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। यानी फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 12 में इशू किया था, यानी प्रीमियम पे इशू किया था। इसमें से कंपनी ने शेयर होल्डर से, फॉर मान लीजिए एग्जांपल एक शेयर होल्डर है, इसके पास 10 शेयर्स है, इससे कंपनी ने 2 रुपए एप्लीकेशन का मांगा, इन्होंने दे दिया। इन्होंने खुद ही दिया एप्लीकेशन का पैसा, भाई मांगती नहीं ऐसे मिल जाता है। अलॉटमेंट का पैसा कंपनी ने मांगा 3 रुपया, इन्होंने ये भी दे दिया। लेकिन इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा 3 रुपया नहीं दिया और सेकंड कॉल का भी पैसा 2 रुपए नहीं दिया। अब जब हम एंट्री पास करेंगे ना तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू लेंगे, यानी भले ही ये शेयर्स 12 रुपए का इशू किया गया है, हम 12 रुपए को कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम 10 रुपया पहले कंसीडर करेंगे। और उस 10 रुपए में भी हम देखेंगे कि हमने, यानी कंपनी ने कितना पैसा मांगा है शेयर होल्डर से। तो कंपनी ने 2 रुपया मांगा था, 3 रुपया मांगा था और फिर 3 रुपया मांगा था, लेकिन ये मिला नहीं। तो 2 3 5 3 8, तो हमारा जो कॉल्ड अप अमाउंट होगा वो 8 रुपया होगा और कॉल्ड अप अमाउंट से ही शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कितनी अंदर की बात पूछी गई है। जब तक आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन आप कैसे लगा पाएंगे। खैर, अब तो आप एग्जाम के कुछ दिन पहले ही देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप रट के जाएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि यही क्वेश्चंस, यही ऑप्शंस के साथ एग्जाम में आ जाएं। देखिए क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, पूरी संभावना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कॉल्ड अप फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, अंशों का याचित मूल्य। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया था, लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड, द सरप्लस इज ट्रांसफर्ड टू। ध्यान से, अंशों को दोबारा जारी करने पर होने वाली हानि जब्त की गई राशि से कम होती है तो अधिशेष को कहां स्थानांतरित किया जाता है। ध्यान से, आपको पता है कि जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करेगी तो शेयर्स का जो पैसा पहले से कंपनी को मिला हुआ है वो कंपनी अपने पास जब्त कर लेगी। और फिर कंपनी जब शेयर्स को रीइश्यू करेगी ना तो उस पैसे को यूज करेगी। कब यूज करती है? जब रीइश्यू डिस्काउंट पे होता है तब यूज करती है। मान लीजिए रीइश्यू डिस्काउंट पे ही नहीं हुआ, या फिर रीइश्यू डिस्काउंट पे हुआ लेकिन जो डिस्काउंट का पैसा था वो फॉरफिटेड पैसे से कम था, मतलब जो डिस्काउंट हमने एडजस्ट किया वो फॉरफिटेड पैसा जो हमारे पास आया था उससे कम था।
तो उस केस में जो बैलेंस होता है वो एक अलग से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या नाम है उसका? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। याद रखिएगा, जब भी लॉस ऑन री इश्यू ऑफ शेयर इज लेस देन फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ शेयर है, तो उस केस में आपको पैसे को, जो अधिशेष आपके पास बचा हुआ, जो रिजर्व आपके पास बचेगा, उस रिजर्व को आपको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, दिस शेयर्स व्हिच आर इशूड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड। ध्यान से, वे अंश जो कंपनी के संचित या अवतरित लाभ में से मौजूदा अंश धारकों को निःशुल्क जारी किए जाते हैं। ध्यान से, क्या क्या शब्द है? निःशुल्क जारी हो रहा है। किसको जारी हो रहा है? हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, यानी जो शेयर होल्डर्स पहले से हमारी कंपनी में मौजूदा अंश धारक। कैसे इशू हो रहा है? तो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी पैसा नहीं ले रही है कंपनी। ठीक है, फ्री में इशू कर दे रही है, निःशुल्क हो जा रहा है। कहां से इशू कर रही है? कंपनी के पास कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, यानी कुछ प्रॉफिट कंपनी जमा करके रखी है, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, वो प्रॉफिट जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, रिटेन अर्निंग के रूप में रखी है, उसमें से कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसे हम कहते हैं बोनस शेयर। क्या कहते हैं? बोनस शेयर्स। हिंदी में से हम कहते हैं बोनस अंश। याद रखिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे होंगे आपको यूट्यूब पे, बट द टेक्निक ऑफ सॉल्विंग द एमसीक्यू शुड बी लाइक दैट, कि आप ऐसे एमसीक्यू को सॉल्व करें कि आप एक एमसीक्यू में से मैक्सिमम एमसीक्यूज की पॉसिबिलिटी को निकाल पाएं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तब तो जाके आप एग्जामिनर के दिमाग से खेल पाएंगे, नहीं तो एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलेगा। जब आप रटे रटाए प्रश्न के साथ, रटे रटाए ऑप्शंस के साथ आते हैं तो फिर दिक्कत होती है आपको। इसीलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है किसी भी सब्जेक्ट की। ठीक है, चलिए, खैर आप लोग तो बीकॉम कर रहे हैं, अब नेक्स्ट लेवल में आपका पूरा लाइफ चल रहा है, तो क्या ही बोला जाए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन शेयर्स आर रीइश्यूड एट अ प्राइस मोर देन देयर फेस वैल्यू इट इज कॉल्ड। जब अंशों को उनके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जारी किया जाता है तो उसे कहा जाता है, ध्यान से, व्हेन शेयर्स आर रीइश्यूड एट अ प्राइस मोर देन फेस वैल्यू, यानी शेयर इशू किया गया है फेस वैल्यू से ज्यादा पे, यानी नॉमिनल वैल्यू जो है शेयर का, एक्चुअल वैल्यू जो है शेयर का, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है शेयर का, उससे ज्यादा प्राइस पे आप शेयर्स को इशू कर रहे हैं मार्केट में, then this is called issue of shares at premium। क्या कहते हैं हम इसको? issue of shares at premium, यानी प्रीमियम पर अंशों को जारी करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, the debenture that are secured by a charge on the assets of the company are called। वे ऋण पत्र जो कंपनी की संपत्तियों पर शुल्क लगाकर सुरक्षित किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था सारथी वाले स्टूडेंट्स को कि जो डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है और कहती है कि भाई इसके प्रति मैं एक सिक्योरिटी क्रिएट कर रही हूँ, सुरक्षा कवच मैं आपको दे रही हूँ, कि अगर आपका डिबेंचर का पैसा हमने नहीं लौटाया तो आप खुद से इस संपत्ति को बेच के पैसा ले लीजिएगा। जैसे बैंक लोन आप जब लेते हैं तो बैंक बहुत होशियार होती है, बैंक कहती है बेटा लोन तो तुमको दे देंगे, व्हाट इफ आपने बैंक का लोन चुकाया ही नहीं तो हम तुम्हारी संपत्ति गिरवी रखेंगे और नहीं चुकाओगे तो संपत्ति बेच देंगे। ठीक उसी प्रकार से डिबेंचर्स के केस में सिक्योरिटी क्रिएट की जाती है, और जिन डिबेंचर्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी क्रिएट की जाती है वो सिक्योर डिबेंचर या मॉर्टगेज डिबेंचर कहलाते हैं, और जिन डिबेंचर्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी नहीं होती है उन्हें हम अनसिक्योर्ड या फिर उन्हें हम नेक्ड डिबेंचर कहते हैं, यानी नग्न डिबेंचर, नग्न ऋण पत्र। याद रखिएगा, ऐसे ऋण पत्र जिनके प्रति कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई चार्ज नहीं क्रिएट किया गया, उसे हम नग्न डिबेंचर या नग्न ऋण पत्र कहेंगे, या नेग्ड डिबेंचर कहेंगे, या अनसिक्योर्ड डिबेंचर कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपसे पूछा गया है द डिबेंचर्स व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड। वे ऋण पत्र जो कंपनी के रजिस्टर में दर्ज नहीं होते हैं वे कहलाते हैं। ध्यान से, जो डिबेंचर्स कंपनी के रजिस्टर में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी ये अनरजिस्टर्ड डिबेंचर है, तो ऐसे डिबेंचर्स को हम कहते हैं अनरजिस्टर्ड डिबेंचर या बियरर डिबेंचर। क्या कहते हैं? बियरर डिबेंचर, यानी वाहक ऋण पत्र। जैसे नॉर्मली तो डिबेंचर्स का रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी में, लेकिन मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो जो डिबेंचर सर्टिफिकेट आपको मिला है, जो आपको ऋण पत्र का प्रमाण पत्र आपको मिला है, उस प्रमाण पत्र जिस हाथ में है, वो प्रमाण पत्र जिस व्यक्ति के हाथ में है, मालिक वही कहलाएगा। क्योंकि इस बात का तो सबूत ही नहीं है कि भाई मालिक कौन है, क्योंकि उस पर लिखा थोड़ा है कि हाँ इनको ये डिबेंचर दिया गया है। समझ में आया? तो जो आपके
बियरर डिबेंचर होते हैं उन्हें हम अनरजिस्टर्ड डिबेंचर कहते हैं। क्यों अनरजिस्टर्ड डिबेंचर कहते हैं? क्योंकि इनका नाम ना तो डिबेंचर सर्टिफिकेट पे लिखा होता है ना कंपनी के रजिस्टर में लिखा होता है, एंड दे आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से डिबेंचर्स मेयर डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब ऐसे आपने हाथ से हाथ में दे दिया तो ट्रांसफर हो गया। नॉर्मली अगर आपको डिबेंचर ट्रांसफर करना है ना तो आपको कंपनी में काफी कंप्लायंसेस वगैरह करने पड़ते हैं, अपना नाम कटवाना पड़ता है, दूसरे का नाम चढ़ता है, ठीक है, डिबेंचर जो आपके रजिस्टर्ड डिबेंचर होते हैं। लेकिन बियरर डिबेंचर में क्या भाई, हमारा डिबेंचर हमने तुमको दे दिया, पैसा दे दो डिबेंचर ले लो, ठीक है। तो बियरर डिबेंचर में ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया, द डिबेंचर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन द एक्सपायरी ऑफ प्री डिसाइडेड पीरियड आर कॉल्ड। वे ऋण पत्र जिन्हें पूर्व निर्धारित अवधि की समाप्ति पर कंपनी के अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है वे कहलाते हैं। ध्यान से, जो डिबेंचर्स एक निश्चित समय अवधि के बाद शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं यानी रूपांतरित हो जाएं, उसे हम कहते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी परिवर्तनीय ऋण पत्र। जो डिबेंचर्स एक समय के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए उसे हम कहते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर, और जो नहीं कन्वर्ट होते उसे हम कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। और कंपनी जनरली नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ही जारी करती है, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, परिवर्तनीय ऋण पत्र या कन्वर्टेबल डिबेंचर। अगला क्वेश्चन 15, डिबेंचर्स व्हिच डू नॉट कैरी एनी सिक्योरिटी विथ रिगार्ड टू द प्रिंसिपल अमाउंट और अनपेड इंटरेस्ट आर कॉल्ड। देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछा गया, बस नजरिया अलग हो गया। द डिबेंचर व्हिच डू नॉट कैरी एनी सिक्योरिटी विथ रिगार्ड टू प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट, यानी वे ऋण पत्र जिनमें मूल राशि या ब्याज के संबंध में कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा है ही नहीं। जब सुरक्षा कवच गायब है तो उसे हम कहते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। क्या कहते हैं उसे हम? अनसिक्योर्ड डिबेंचर यानी असुरक्षित डिबेंचर, क्योंकि इसको तो सुरक्षा मिला ही नहीं है। किस बात का सुरक्षा? चार्ज क्रिएट किया जाता है जनरली कंपनी में जो सिक्योर डिबेंचर्स होते हैं उसके प्रति, और कंपनी कहती है कि भाई अगर तुम्हारा पैसा हमने नहीं लौटाया तो ये एसेट बेच के पैसा ले लेना, तो इनको तो मिला ही नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनसिक्योर्ड डिबेंचर या असुरक्षित ऋण पत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 16, द डिबेंचर्स व्हिच आर नॉट रिडीम्ड इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड। वे ऋण पत्र जिन्हें कंपनी के जीवन काल में भुगतान नहीं किया जाता है, मतलब वो डिबेंचर्स जिनका पैसा कंपनी के नॉर्मल लाइफ में नहीं लौटाया जाएगा। कब लौटाया जाएगा? जब कंपनी बंद होगी तभी लौटाया जाएगा। उसे हम कहते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर। क्या कहते हैं उसे हम? इरिडीमेबल डिबेंचर या नॉन रिडीमेबल डिबेंचर कहते हैं, ठीक है, अशोधनीय ऋण पत्र। ध्यान से, हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कोई भी कंपनी इरिडीमेबल डिबेंचर्स को इशू नहीं कर सकती है। मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड जो डिबेंचर्स का है नॉर्मल कंपनीज के केस में वो 20 ईयर्स है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के केस में 30 ईयर्स है। याद रखिएगा, कोई भी कंपनी अब कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कोई भी इरिडीमेबल डिबेंचर जारी नहीं कर सकती है, कोई भी अशोधनीय ऋण पत्र जारी नहीं हो सकता है। अगर वो जारी हो रहा है तो मैक्सिमम 20 साल में उसको रिडीम करना पड़ेगा, उसका पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट। डिबेंचर्स को इशू किया जा सकता है, तो डिबेंचर्स को इशू किया जा सकता है पार पे भी, प्रीमियम पे भी, डिस्काउंट पे भी। अब ये मत याद आने लगे आपको कि भाई सर डिस्काउंट तो शेयर्स तो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो रहा था, तो डिबेंचर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भाई, वो शेयर के लिए प्रोविजन है। शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता है, लेकिन डिबेंचर हो सकता है। डिबेंचर पार पे इशू कर दो, प्रीमियम पे इशू कर दो, डिस्काउंट पे इशू कर दो, जिस पे मन करे उस पे इशू कर दो, ठीक है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऋण पत्र को हम सम मूल्य पर भी जारी कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी जारी कर सकते हैं, और छूट पर भी जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट अ प्राइस इक्वल टू देयर फेस वैल्यू इट इज नोन एज। जब डिबेंचर्स को फेस वैल्यू के प्राइस पे इशू किया जाता है तो हम कहते हैं डिबेंचर्स को इशू किया गया है पार पे। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एग्जैक्टली इक्वल टू देयर फेस वैल्यू तो हम उसे कहते हैं डिबेंचर्स इशूड एट पार, यानी सम मूल्य पर ऋण पत्र का निर्गमन। अगला क्वेश्चन नंबर 19, डिबेंचर्स कैन बी इशूड वेज, यानी डिबेंचर्स कैसे कैसे इशू किए जा सकते हैं। तो भाई डिबेंचर्स कैश के लिए भी इशू किए जा सकते हैं, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश के लिए भी इशू किया जा सकते हैं, और डिबेंचर की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि डिबेंचर्स को हम कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए भी इशू कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। डिबेंचर्स कैश के लिए भी इशू किए जा सकते हैं, कंसीडरेशन अदर देन कैश के लिए भी इशू किए जा सकते हैं, और कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए भी इशू किए जा सकते हैं। यानी जो आपके ऋण पत्र हैं वो नकदी के बदले में निर्गमित किए जा सकते हैं, नकदी के अलावा किसी और प्रतिफल के बदले भी निर्गमित किए जा सकते हैं,
और संपार्श्विक सुरक्षा के लिए भी निर्मित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डिबेंचर्स इज ऑल्सो नेम्ड एज, तो डिबेंचर्स को हम लोग बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिबेंचर्स को हम लोग बॉन्ड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ इशू। मैंने आपको बताया जो सारथी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कि डिबेंचर्स कैसे इशू हो रहा है? डिस्काउंट पे, और रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे। पूछा गया क्या डेबिट होगा इसमें से? तो जब डिबेंचर इशू होता है डिस्काउंट पे और रिडीम होता है प्रीमियम पे, रिडीम किस पे हो रहा है? रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, तो हम एक स्पेशल अकाउंट डेबिट करते हैं, उसका नाम है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इसमें हम डिस्काउंट का अमाउंट भी डालते हैं, आपको याद होगा, और जो प्रीमियम रिडम्पशन का है उसका भी अमाउंट हम डालते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस, इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड इज पेबल वेदर। ऋण पत्रों पर ब्याज को व्यय माना जाता है, यह कंपनी के लाभ के विरुद्ध लगाया जाता है, चाहे लाभ हो या ना हो। ध्यान से, कंपनी शेयर्स पे डिविडेंड तब देती है जब प्रॉफिट होता है, यानी डिविडेंड जो है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। मैंने आपको बिजनेस फाइनेंस में भी पढ़ा है कि कॉस्ट होता है हर एक कैपिटल को लाने का। इक्विटी कैपिटल लाते हैं उसका भी अपना कॉस्ट है, डिविडेंड वगैरह है, डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप वगैरह है, और जो डिबेंचर आप लेके आते हैं उसका भी अपना कॉस्ट है, फाइनेंशियल रिस्क होता है, उसमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, प्रिंसिपल को वापस करना है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है। तो डिबेंचर्स की सबसे बड़ी बेकार चीज ये है कि डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है वो आपको कभी भी देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, चाहे आपकी कंपनी डूब रही हो, चाहे आपकी कंपनी काम ही ना कर रही हो, कहीं 1% का रेवेन्यू ना हो, आपको फिर भी डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना है। तो प्रॉफिट हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाभ हो या ना हो आपको ऋण पत्र पर ब्याज तो देना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अ कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स टू द वेंडर्स एज अ पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स, सच एन इशू ऑफ डिबेंचर इज नोन एज। एक कंपनी परिसंपत्तियों के खरीद के लिए भुगतान के रूप में विक्रेताओं को ऋण पत्र जारी कर सकती है, ऐसे ऋण पत्र जारी करने को कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि डिबेंचर कैश के लिए इशू होता है जब हम पब्लिक को इशू करके उससे कैश लेते हैं। डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए इशू होता है जब हम बैंक लोन लेते हैं। और डिबेंचर अगर हम वेंडर्स को इशू कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई हमको बदले में तुम संपत्ति दो, और संपत्ति के बदले हम तुमको डिबेंचर दे देते हैं, पैसा नहीं है हमारे पास, तो हम कहते हैं डिबेंचर इशू हो रहे हैं फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। और ये कंसीडरेशन इसमें क्या है? तो इसमें कंसीडरेशन है एसेट्स, यानी वो संपत्ति जो आपको मिल रही है बदले में, वो आपकी कंसीडरेशन हो गई, वो आपका प्रतिफल हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, डिबेंचर होल्डर्स आर, ऋण पत्रधारी होते हैं। तो भाई डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं क्योंकि इनका पैसा हमें लौटाना होता है। अच्छा, डिबेंचर होल्डर्स के लिए कंपनी क्या होती है? ध्यान से, डिबेंचर होल्डर्स के लिए कंपनी होती है डेटर, और हमारे लिए यानी कंपनी के लिए डिबेंचर होता है क्रेडिटर, यानी लेनदार। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, कंपनी के लेनदार होते हैं ऋण पत्रधारी। अगला क्वेश्चन नंबर 25, डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी विल बी डेबिटेड टू। जब भी डिबेंचर्स कंपनी कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू करती है तो हम एक अलग से खाता डेबिट करते हैं, उसका नाम है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्या है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। पूरी एंट्री क्या होती है? जब भी कोलेटरल के तौर पे कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तो एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज, जिस परसेंट का भी डिबेंचर होगा, मान लीजिए 10% डिबेंचर अकाउंट, ये एंट्री होती है। तो डेबिट क्या हो रहा है भाई? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में आपसे पूछा गया है, जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड। जीरो कूपन बॉन्ड्स यानी शून्य कूपन बॉन्ड जारी किए जाते हैं। तो भाई जो जीरो कूपन बॉन्ड्स है, नाम ही है जीरो कूपन बॉन्ड, तो ये जीरो इंटरेस्ट रेट पे, मतलब इस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, ये जीरो इंटरेस्ट रेट पे जारी किया जाता है। पर आप पूछेंगे सर ये फिर जारी क्यों होता है, लोग खरीदते क्यों हैं? तो भाई जीरो कूपन बॉन्ड मान लीजिए 10 रुपए में जारी किया गया ना, तो कंपनी आपको 20 रुपए लौटाती है, मतलब रिडम्पशन इसका प्रीमियम पे होता है, ज्यादा पैसा आपको लौटाती है। इसका हो जाएगा एट जीरो इंटरेस्ट रेट। जो डिबेंचर्स, जो कूपन्स जीरो इंटरेस्ट रेट पे इशू किए जाते हैं उसे हम जीरो कूपन बॉन्ड या जीरो कूपन डिबेंचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला, एट मैच्योरिटी डिबेंचर होल्डर्स गेट बैक मनी। हाँ, जैसे ही डिबेंचर मैच्योर हो जाता है तो डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया जाता है, डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा मिल जाता है। अच्छा, डिबेंचर्स कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। इन कंपनीज बैलेंस शीट डिबेंचर्स आर सोन अंडर हेड
लॉन्ग विथ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी जो डिबेंचर्स होते हैं वो कंपनी के बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर लिखे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, आप सभी को पता होगा डिबेंचर जो कंपनी का बैलेंस शीट होता है उसमें दो मेन हेड्स होते हैं, एक होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एक होता है एसेट्स। जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है उसके दो फिर मेन सब हेड्स होते हैं, एक होता है आपका शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, उसमें शेयर कैपिटल वगैरह आता है, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह आता है। फिर आता है आपका नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। अब वो जो नॉन करेंट लायबिलिटी नाम का हेड होता है ना, उस हेड के अंदर एक होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम डिबेंचर का अमाउंट दिखाते हैं। तो ये भी बात सही है भाई। अगला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी बात सही है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना है, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, डिबेंचर्स को हम फोरफीट नहीं कर सकते हैं। ध्यान से, डिबेंचर्स को कंपनी फोरफीट नहीं कर सकती है। इसीलिए बच्चे डिबेंचर्स का जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो बड़े खुश थे, क्योंकि भाई डिबेंचर में फोरफीचर नाम का कंसेप्ट ही नहीं होता है। शेयर में सबसे मुश्किल बच्चों को लगता है कि शेयर को फोरफीट करके री इशू करना। जब आप 12th में होंगे तो आपको एहसास हुआ होगा कि शेयर्स को फोरफीट करके री इशू करने का प्रोसीजर बड़ा कॉम्प्लेक्स था, उसमें न्यूमेरिकल्स में बहुत गलतियां हो जाती थी। लेकिन डिबेंचर्स में फोरफीचर है ही नहीं, तो आसानी से आप कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। डिबेंचर्स यानी ऋण पत्रों का कॉल मनी न मिलने पर उन्हें जब्त नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शंस, ये जो कथन है ये असत्य है, बाकी सब सत्य है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया, ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी व्हिच अकाउंट इज क्रेडिटेड। अगर कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा पूछा गया। ध्यान से, वाह क्या खेल रही है आपकी यूनिवर्सिटी। पहले पूछी क्या डेबिट होगा, फिर पूछ रही है क्या क्रेडिट होगा। तो भाई डेबिट क्या हुआ था, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, और क्रेडिट क्या होगा, डिबेंचर अकाउंट। इसका ऑप्शन हो जाएगा डिबेंचर अकाउंट। ऋण पत्र खाता को हम क्रेडिट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज, ऋण पत्र खाते के मोचन पर प्रीमियम है। तो जब भी हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात करते हैं तो ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटी होती है। क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और इसको हम पर्सनल अकाउंट के रूप में मानते हैं, इसको हम व्यक्तिगत खाता के तौर पे ट्रीट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ऋण पत्र जारी करने पर हानि की प्रकृति क्या है। ध्यान से, जब भी कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू करे, वैसे अब तो कर नहीं सकती है, या फिर कंपनी जब डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो हम कहते हैं कैपिटल नेचर का लॉस हुआ है। कौन सा लॉस हुआ है, कैपिटल नेचर का लॉस हुआ है, यानी पूंजी प्रकृति की हानि हुई है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, कैपिटल लॉस ऑफ कैपिटल नेचर। अच्छा कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, यानी पॉसिबल ट्राई टू ज्वाइन सारथी, क्योंकि वहां पे आपको कंप्लीट कंटेंट दिया जा सकता है। आप जानते हैं कि भाई हम पूरा कंटेंट यूट्यूब पे दे नहीं सकते हैं सबको। अगर आपको आना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, अगर आप सीरियस है सेमेस्टर एग्जाम को लेकर आप टॉप करना चाहते हो तो आपको सारथी तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लेंगे, हर बार की तरह इस बार भी लेंगे। चलिए, सो दैट्स इट। बाकी जाइए इसको सब्सक्राइब करिए अगर आप करियर गाइडेंस के रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो। बिल्कुल हर व्यक्ति चाहता है भाई अपने करियर में अच्छा बनना, बनेगा कैसे, जब उसको अच्छी गाइडेंस मिलेगी तब बनेगा, और क्या। अगला क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया था, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 240 के अनुसार वित्तीय विवरण में शामिल होता है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 40 डिफाइन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। किसको डिफाइन करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और जो सेक्शन 2 क्लॉज 40 में डिफिनेशन है वो एक इंक्लूसिव डिफिनेशन है। कौन सा डिफिनेशन है, इंक्लूसिव डिफिनेशन, यानी उसमें इंक्लूड किया गया कुछ चीजों को। इंक्लूसिव डिफिनेशन का मतलब क्या होता है, वो डिफिनेशन जिसमें ये चीजें तो आती हैं, इसके अलावा कुछ और भी चीजें आ सकती हैं। तो क्या क्या इंक्लूड करता है भाई सेक्शन 2 क्लॉज 40, बैलेंस शीट जिसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस के पोजीशन बताता है, हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस, वित्तीय स्थिति, वित्तीय औकात बताता है। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट, ये भी आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 40। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट, ये तीनों के तीनों जब आप डिफिनेशन पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसमें ये तीनों के तीनों इंक्लूड किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी आते हैं। आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण, लाभ और हानि खाता या आय विवरण, नगदी प्रवाह विवरण और खाते पर नोट्स, ये सभी के सभी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफिनेशन में सेक्शन 2 क्लॉज 40 में इंक्लूड किए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज। एक लेखांकन अवधि के दौरान बिजनेस के संचालन के परिणामों को दिखाने के लिए तैयार किया गया विवरण कहलाता है। तो भाई हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हम किसकी मदद से जानते हैं,
हमारे बिजनेस ऑपरेशंस की एफिशिएंसी कैसी है हम किसकी मदद से जानते हैं? दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम इनकम स्टेटमेंट यानी आय विवरण के रूप में भी जानते हैं। ध्यान से याद रखिएगा, पहले जब आप क्लास 11th में थे या क्लास 12th में थे, आपको जैसे मन करता था वैसे ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते थे। कुछ नहीं, 2 लाइन खींचना है, जहां मन करे वहां डायरेक्ट एक्सपेंस लिख लो ट्रेडिंग अकाउंट में, जहां मन करे वहां डायरेक्ट इनकम लिख लो, सेल्स, वही होता था। लेकिन जब कंपनीज में आप बैलेंस शीट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो हर चीज का जगह स्पेसिफाइड है और कौन सी चीज किसके अंदर आएगी ये भी लिखा गया है। कहां लिखा गया? तो पार्ट, याद रखिएगा, शेड्यूल 3 है। शेड्यूल 3 है जहां पे फॉर्मेट दिया गया। किसका फॉर्मेट दिया गया? शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दिया गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का। अच्छा, शेड्यूल 3 का जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 बताता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। किसका फॉर्मेट? पार्ट 1 बताता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। और जो इसका पार्ट 2 है ना, कौन सा पार्ट? पार्ट 2। इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पार्ट है, कौन सा शेड्यूल है कंपनी जेड का जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बताता है, परफॉर्मा बताता है। तो वो है आपका पार्ट 2 शेड्यूल 3, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है ये बताता है। और पार्ट 1 शेड्यूल 3 बैलेंस शीट के परफॉर्मा या फिर उसके फॉर्मेट के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, Which of the following is not included in long term borrowings? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक उधार में शामिल नहीं है? तो भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लोन फ्रॉम बैंक्स, मॉर्टगेज लोन आता है, बिल्कुल आता है, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, ये जो होता है एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है। ठीक है, मतलब आपको इंटरेस्ट देना है, एक करंट लायबिलिटी कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन नहीं, सॉरी, इसको हम करंट लायबिलिटी कह सकते हैं, लोन तो बिल्कुल भी नहीं है। इंटरेस्ट अक्रूड मतलब हमको इंटरेस्ट देना था तो वो हम दिए नहीं अभी तक। अच्छा, अक्रूड है ना, अक्रूड का मतलब होगा हमको मिला नहीं इंटरेस्ट, सॉरी, इनके इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स। अच्छा, हमने किसी को लोन दिया था, उस लोन पे हमको इंटरेस्ट मिलना था, अभी तक मिला नहीं, तो वो तो हमारे लिए करंट एसेट हुआ ना भाई। अच्छा, अगर देना होता तो यहाँ पे लिखा होता आउटस्टैंडिंग, क्या लिखा होता? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो हमको देना होता तो वो हमारे लिए करंट लायबिलिटी होती। तो ये करंट लायबिलिटी या करंट एसेट है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नहीं आएगा, इसका एक अलग से हेड है, करंट एसेट्स। अगला क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन शॉर्ट टर्म प्रोविजन? निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक प्रावधान में शामिल नहीं है? ध्यान से, प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी आता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी आते हैं, लेकिन बिल्स पेबल नहीं आता है। अच्छा, ध्यान से, बिल्स पेबल नहीं आता है मतलब बिल्स पेबल जो है ये हमारे करंट लायबिलिटी में एक अलग से हेड होता है, ट्रेड पेबल। क्या नाम होता है उसका? ट्रेड पेबल। इस ट्रेड पेबल में 2 चीजें आती हैं, एक आता है आपका क्रेडिटर्स यानी लेनदार, और एक आता है आपका बिल्स पेबल यानी देयबिल। तो भाई ये तो अलग ही हेड है, बिल्स पेबल तो अलग ही हेड में आएगा। पूछा कौन सा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नहीं आएगा, तो भाई शॉर्ट टर्म प्रोविजन में तो ये भी नहीं आएगा। अच्छा, साथ ही साथ शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ये भी नहीं आएगा, जो इंप्लॉइज के बेनिफिट के लिए प्रोविजन बनाती है कंपनी, वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है। तो ये भी इसका ऑप्शन सही है, ये भी इसका ऑप्शन सही है, लेकिन पूछा क्या है? प्रोविजन। तो इसका आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? भाई दोनों ही ऑप्शन सही है, कोई गलत नहीं कह सकता है दोनों ऑप्शन को, लेकिन अब यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप इसको सही मानेंगे, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट्स। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से इसी को सही मानने वाली है, इसको तो सही नहीं मानेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, Which of the following are included in intangible fixed assets? निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त अचल संपत्तियों में शामिल है? तो भाई intangible fixed assets में गुडविल भी आता है, ब्रांड या ट्रेडमार्क्स भी आते हैं, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स या माइनिंग राइट्स भी आते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये सभी के सभी इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, Which of the following is not included in other current asset? ध्यान से पूछा गया कौन सा अदर करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं होता है। अच्छा, जिन बच्चों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद नहीं है उनको ये बहुत हार्ड लग रहा होगा, जबकि हार्ड है नहीं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कौन सी चीज किसके अंदर आती है, ये बस इतना फिगर आपके दिमाग में क्लियर रहेगा ना तो आप रिलेट कर पाएंगे। और देखिए, अदर करेंट एसेट नाम का एक हेड होता है, एकदम लास्ट हेड होता है, पूरे बैलेंस शीट में बिल्कुल नीचे आता है। अब जो अदर करेंट एसेट होता है ना, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें प्रीपेड एक्सपेंस आता है, इसमें एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी आता है, इसमें इंटरेस्ट अक्रूड एंड इन्वेस्टमेंट भी आता है, लेकिन इसमें कैश इन हैंड नहीं आता है, क्योंकि कैश इन हैंड के लिए करंट एसेट में एक अलग से हेड बना हुआ है, उसका नाम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या नाम है? कैश एंड
कैश इक्विवेलेंट, उसमें कैश इन हैंड आता है, तो इसमें नहीं आएगा, इसका ऑप्शन आएगा कैश इन हैंड, हाथ में रोकर नहीं आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ध्यान से, सबसे पहले लिखा गया लूज टूल्स माइनस इन्वेंटरीज, ये सही है, फॉर्मूला होता है एक। अनपेड डिविडेंड्स माइनस अदर करेंट लायबिलिटीज, बिल्कुल सही है। डेटर्स माइनस ट्रेड रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट, ये भी करंट एसेट, ये भी करंट लायबिलिटी, ये भी करंट लायबिलिटी, ये भी करंट एसेट, ये भी करंट एसेट, ठीक है। अब ये सब के सब करंट एसेट्स का जोड़ा बनाया गया। अब यहां पे देखिए बिल्स पेबल और ट्रेड रिसीवेबल, भाई ये करंट लायबिलिटी है, ये करंट एसेट है, इनका जोड़ा ही सही नहीं है, जोड़ा सही नहीं बना, समझ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड, दीर्घकालिक प्रावधानों में शामिल नहीं होता है। तो भाई लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपका जो प्रोविजन फॉर वारंटी, क्योंकि वारंटी एक छोटी अवधि के लिए दिया जाता है, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए दिया जाता है, तो इसके लिए जो वारंटी का लिए प्रोविजन हम बनाते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं होता। बाकी लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी आएगा, जितने भी इंप्लॉइज के बेनिफिट्स के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं वो सबके सब आते हैं। भाई ग्रेचुटी इंप्लॉइज के लिए बनाते हैं, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव, अर्नड लीव मतलब किसी इंसान को छुट्टी पे रखा गया है, लेकिन कहा गया भाई तुम छुट्टी पे रहोगे लेकिन तुम्हारी सैलरी मिलेगी तुमको, ठीक है। जैसे मान लो कोई इंसान का शादी हो रहा है, जैसे आपने कंपनी में देखा हो कि कोई इंसान का शादी हो रहा है, तो भाई 15-20 दिन तक वो नहीं आया क्योंकि ब्याह है उसका, भाई शादी होगा, उसके बाद से वो अपनी लाइफ में एडजस्ट होगा, अपनी पत्नी के साथ कंफर्टेबल होगा, फिर ना आएगा ऑफिस में काम करने। तो उस 15 दिन भले ही ऑफिस नहीं आता, जनरल कंपनीज जो होती है ना, वो जनरली उसको पूरा सैलरी उस महीने का देती है, भले ही वो नहीं आया ऑफिस में, उसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर अर्नड लीव। इसके लिए कंपनी अलग से प्रोविजन बनाती है। अच्छा, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए प्रोविजन, मैंने आपको पहले बताया कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, तो इसमें प्रोविजन फॉर वारंटी आ जाएगा, ये एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, वारंटी के लिए प्रावधान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अदर करंट लायबिलिटीज इंक्लूड, अन्य वर्तमान देनदारियों में शामिल है। तो भाई अदर करंट लायबिलिटीज में अनपेड डिविडेंड्स भी आते हैं, कॉल्स इन एडवांस भी आता है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सभी के सभी आते हैं, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ कंसेप्ट समझाने लायक नहीं है कि करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा भाई द लायबिलिटी व्हिच हैव टू बी रीपेड विद इन 1 ईयर इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। अब इसमें क्या बताऊं, इसके एग्जांपल्स आपको रटने पड़ते हैं। करंट लायबिलिटी में क्या आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता है, करंट लायबिलिटी में आपका बिल्स पेबल आता है, ट्रेड पेबल आता है, आपका क्रेडिटर्स आते हैं आपके, ठीक है, अनपेड डिविडेंड्स आता है, कॉल्स इन एडवांस आता है। अगला अदर करंट लायबिलिटी, ये तो हो गया ना। 40 में आपसे पूछा गया आइटम्स दैट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन्वेंट्रीज, कौन से ऐसे आइटम्स हैं, कौन से ऐसी चीजें हैं जिनको इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो भाई इन्वेंट्री में हम ट्रेड रिसीवेबल को इंक्लूड नहीं करते। अच्छा पढ़ लेते हैं पहला रॉ मटेरियल्स एंड स्टॉक इन ट्रेड बिल्कुल इंक्लूड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये भी इंक्लूड होता है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, ये भी इंक्लूड होता है, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल तो अपने आप में एक अलग से हेड है, ठीक है, आपके लायबिलिटी, आपके बैलेंस शीट में। ध्यान से समझिए, एक बार मैं समझा देता हूं। 2 शब्द होते हैं, एक होता है स्टॉक और एक होता है इन्वेंट्री। स्टॉक मतलब होता है जो सामान आपने बना लिया है, उसमें से कितना सामान आपने स्टोर करके रखा है अपने गोडाउन में, उसको हम स्टॉक कहते हैं। अच्छा, सामान बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं, रॉ मटेरियल लगता है, प्लास्टिक लगता है पैकेजिंग के लिए, ठीक है, उसमें बहुत सारे लूज टूल्स लगते हैं, लूज टूल्स मतलब छोटी छोटी चीजें लगती हैं। अब ये सारी की सारी चीजें कंपनी में मान लीजिए प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या उतना ही कंपनी में रखा होगा जितना कि आज प्रोडक्शन हो? भाई ज्यादा रखा होता है, बल्क में रखा होता है। तो जो बल्क में रखा गया ना, अभी यूज में नहीं आ रहा ना, वो भी इन्वेंट्री में आ जाएगा। और जो स्टॉक आपने रखा है ना अपने फैक्ट्री में, जो बना के सामान, वो भी इन्वेंट्री में आ जाएगा। और जो इन्वेंट्री आपने मशीन में डाल दी, जो रॉ मटेरियल आपने मशीन में डाला है और वो बन रहा है, अभी वो अभी सामान बन रहा है, बिस्कुट अभी मशीन में पड़ा हुआ है, अभी बिस्किट निकल रहा है मशीन से, वो भी इन्वेंट्री में आता है। इन्वेंट्री एक ब्रॉडर टर्म है, स्टॉक एक छोटा सा टर्म है। स्टॉक में बस गुड्स, जो फाइनल गुड्स हैं उसका स्टॉक आता है। इन्वेंट्री में फाइनल गुड्स का स्टॉक भी आता है, उसमें रॉ मटेरियल्स का स्टॉक भी आता है, वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह सब कुछ आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, Which of the following item will not be shown under the head of current asset and sub head of other current asset? ध्यान से पूछा गया कि कौन सा इसमें से ऐसा हेड है, कौन सा ऐसा इसमें से आइटम है जो करंट एसेट के हेड में और अदर करंट एसेट के सब हेड में नहीं दिखाया जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या होता है, हेड करंट एसेट, उसके नीचे लास्ट में होता है अदर करंट एसेट, एकदम लास्ट में।
अदर करेंट एसेट में क्या क्या आता है? तो भाई अदर करेंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, एडवांस टैक्स आता है, डिविडेंड रिसीवेबल भी आता है, लेकिन कैश इन हैंड नहीं आता है भाई। कैश इन हैंड के लिए तो एक अलग से हमने हेड बना रखा है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक अलग से हमने हेड बना रखा है, तो वो उसमें आएगा ना। इसका ऑप्शन डी होगा बिल्कुल। बहुत लोग इसका ऑप्शन सी बता रहे हैं, सी बिल्कुल नहीं होगा इसका ऑप्शन। ध्यान रहिए, ठीक है, ध्यान रखिए भाई, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन डी होगा, कैश इन हैंड, हाथ में रोकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, which of the following items will be shown under the head of non current assets and sub head of tangible asset? निम्नलिखित में से कौन सा गैर चालू परिसंपत्तियों के शीर्षक और मूर्त परिसंपत्तियों के उप शीर्षक के अंतर्गत दिखाई जाएगी? कौन दिखाई जाएगी भाई? तो पूछा क्या गया कि हमको दिखाना है किसको? नॉन करेंट एसेट्स को। नॉन करेंट एसेट्स के हेड में, टेंजिबल एसेट्स के सब हेड में। तो क्या दिखा सकते हैं भाई? टेंजिबल एसेट में जिसको छू सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स यानी जो लॉन्ग टर्म की एसेट्स हैं, जो लंबी अवधि की संपत्तियां हैं। तो भाई लैंड लंबी अवधि के लिए खरीदते हैं, छू भी सकते हैं, बिल्डिंग भी होता है, प्लांट एंड मशीनरी भी होता है, इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 43, कंपनीज एक्ट कब अमेंड हुआ था? तो भाई कंपनीज एक्ट तो कई दफा अमेंड हुआ है। कंपनीज एक्ट 1956 से पहले कंपनीज एक्ट 1936 हुआ करता था, उससे पहले भी कंपनीज एक्ट 1882 हुआ करता था, 1886 हुआ करता था, उससे पहले भी कंपनीज एक्ट 1860 हुआ करता था। भाई हर बहुत दफा कंपनीज एक्ट आपका अमेंड हुआ है, लेकिन आजादी के बाद हमारा जो पहला कंपनीज एक्ट था वो था 1956, और उसको पहली बार जो बदला गया वो है 2013 कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से। जो पुराना कंपनीज एक्ट था हमारा 1956 के, उसको अमेंड कर दिया गया, उसको बदल दिया गया, उसमें संशोधन कर दिया गया है। अगला, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, अंश आवंटन खाता होता है। तो भाई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, याद रखिएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि शेयर अलॉट किसी पर्सन को किया जाता है। अब वो पर्सन कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, कोई नेचुरल पर्सन भी हो सकता है। जैसे शेयर के लिए अप्लाई कौन कर रहा था? जो अप्लाई कर रहा था वही उसी को ना अलॉट होगा। मैंने शुरू में ही बताया था कि शेयर के लिए अप्लाई करता है एक आर्टिफिशियल पर्सन या एक नेचुरल पर्सन। तो अलॉट भी किसको होगा? किसी आर्टिफिशियल पर्सन को या किसी नेचुरल पर्सन को, सीधी बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कॉल्स पेड इन एडवांस देख लेते हैं, अगले पेज पे होगा अच्छे से। हाँ, कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट इज शोन सेपरेटली एट द, यानी अग्रिम याचना भुगतान खाते को अलग से दिखाया जाता है। ध्यान से, जब कंपनी शेयर का पैसा नहीं मांगी है और शेयर होल्डर ने एडवांस में पैसा पे कर दिया है, तो कंपनी के लिए लायबिलिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? कंपनी के लिए लायबिलिटी हो जाती है, और उसको कंपनी के अदर करेंट लायबिलिटीज में दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है? कंपनी के अदर करेंट लायबिलिटीज में दिखाया जाता है। इसका ऑप्शन आएगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अच्छा, लायबिलिटी साइड में भी कहाँ दिखाया जाएगा? अदर करेंट लायबिलिटी, जो अन्य चालू देयताएं होती हैं उसमें दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट इज शोन एट द, जो अंश खाते के निर्गमन पर छूट होती है उसको कहाँ दिखाया जाता है? तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर की बात की जाए या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की बात की जाए, इन सब को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हो, ये सब के सब हमारी कंपनी के लिए फिक्टिशियस एसेट होते हैं। क्या होते हैं? फिक्टिशियस एसेट। मतलब ये एसेट है नहीं, हम इनकी कल्पना में इसको एसेट मानते हैं, यानी इसको हम काल्पनिक संपत्ति कहते हैं। है नहीं ये संपत्ति भाई, हमने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया, कौन सी संपत्ति हमारी क्रिएट हो गई? नहीं हुई ना, तो फिर भी हम इसको फिक्टिशियस एसेट मानते हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब को बैलेंस शीट टैली करनी है, कोई तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो भाई अकाउंट खोले और डिस्काउंट ऑन शेयर ऑफ इशू ऑफ शेयर, उसको कहीं तो बंद करोगे, उसका इफेक्ट कहीं तो दिखाओगे, तो बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट दिखाना पड़ता है मजबूरन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट इज शोन एट, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम दर्शाया जाता है। तो जब प्रीमियम मिलता है ना शेयर्स के इशू पे, उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या कहते हैं उसको हम? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और क्या ये एक रिजर्व है, और जितने भी रिजर्व होते हैं, जितने भी फ्री रिजर्व्स होते हैं, वो सब के सब रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। कहाँ में दिखाया जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ होता है? कंपनी की बैलेंस शीट के दो मेन हेड्स हैं, देखते हैं एक बार। एक है इक्विटी एंड लायबिलिटी, एक है एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी के नीचे होता है शेयर होल्डर्स फंड,
उसमें आता है पहला सब हेड शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस। तो वो जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, उसी में सारे के सारे रिजर्व्स को हम दिखाते हैं। समझ में आया? अब जो रिजर्व एंड सरप्लस है कहाँ, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है। अच्छा, किसके अंदर है? तो रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड के अंदर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द प्रॉफिट ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज कॉल्ड। निर्गमन के बाद की जो अवधि की प्रॉफिट होती है, लाभ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं, उसको हम राजस्व लाभ कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, फॉर विच पर्पज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन मे नॉट बी यूज्ड। मतलब आपने प्रॉफिट कमाया कंपनी के बनने से पहले, कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले, तो उसको हम किस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते? तो भाई हम जो प्रॉफिट कंपनी के बनने से पहले कमाए हैं उसको हम डिविडेंड के रूप में थोड़ा ना बांटेंगे भाई। इट कैन नॉट बी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। हाँ, ये गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, हम कैपिटल रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, इससे हम कैपिटल लॉस को भी राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन हम इससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है भाई, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट उस प्रॉफिट से होता है जो आप आफ्टर इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कमाते हैं, उसमें से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट ऑफ प्रायर इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज कॉल्ड। यानी इनकॉर्पोरेशन होने से पहले, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने से पहले, कंपनी का पंजीयन होने से पहले जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उस प्रॉफिट को हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? कैपिटल प्रॉफिट, यानी पूंजीगत लाभ। और ये जो कंपनी की पूंजीगत लाभ होती है ना, ये कंपनी अलग से एक अकाउंट में रखती है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल प्रॉफिट होता है जो कंपनी बनने से पहले कंपनी के पास है। लास्ट में जाते जाते इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सारथी फॉर बीकॉम 5th सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करिए और सारथी फॉर बीकॉम 5th सेमेस्टर से जुड़ जाइए। ग्रुप में जुड़ने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।